लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। 1903 में, 1905 में, 1907 में, 1910 में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था 1903 में। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल की और इम्पोर्टेंट रचना याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, वाग्धारा, भारत की एकता। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन भी मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसको याद रखेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, विचार प्रधान निबंधकार हैं, ऐतिहासिक निबंधकार हैं, मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, जासूसी की, तिलस्मी की। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है ऐतिहासिकता की। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो के चंदबरदाई हैं, जगनिक हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंदबरदाई। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चंदबरदाई। इसके बाद है, कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के। तो कबीरदास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कामायनी रचना है छायावाद की, प्रगतवाद की, प्रयोगवाद की, नकेनवाद की। तो कामायनी रचना है छायावाद की। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगी। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है मुक्तिबोध की है, अज्ञेय की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, नागार्जुन की है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य के रीति काल को, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड एग्जाम अगर आपका नहीं हुआ है तो उसमें तो ये पेपर पूछा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। ठीक है, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो आपको जहाँ पर जन दिख जाए, भूमि दिख जाए, माता शब्द दिख जाए तो समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक और लेखक के नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं। धरती वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है, किसने पृथ्वी के देह को सजाया है? तो पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है।
नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। लेखक कहते हैं कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वह सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा, देखिए भाषा शब्द मिल गया, तो जहाँ पर भाषा की बात हो, ठीक है, और भाषा शब्द मिल जाए तो समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल शुरू करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। लेखक कहते हैं कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के ही नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों को साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है। तो भाषा में विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। फिर अगला प्रश्न है नए शब्दों का गठन कैसे होता है। तो नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिससे हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर दुरूह तथा अपकृति शब्दों के अर्थ लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है, कवि है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है। तो श्रद्धा के। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। बिजली के फूल का तात्पर्य श्रद्धा का आकर्षक और गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या चलिए देख लेते हैं पूरे की। श्रद्धा अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए है। उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। फिर है उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा है, रूपक है, विरोधाभास है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्राकृत पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी यहाँ कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि संत एक समान। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता श्री राम धारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बहुत ही विचित्र है। आज मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति द्वारा प्राकृत पर विजय प्राप्त करके सभी जगह आसीन हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो प्राकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। तो मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। इसके बाद है नहीं बाकी कहीं व्यवधान से क्या आशय है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज के युग में कहीं भी रुकावट नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने सभी प्रकार के आविष्कार कर लिए हैं, इसलिए कहीं भी व्यवधान बाकी नहीं है। इसके बाद 5 का नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में देना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर है कवि का साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इसके बाद 6 नंबर है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा
ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो 5 अंक का है, शब्द सीमा है 80 शब्द लगभग। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा है 80 शब्द और 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद है खंड खा। प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका। पहले हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की उन्नति के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश, समाज और में नई प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इनके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा। लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इन्हें बहुत सारा धन दिया। उससे बना यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्त के रूप में सुशोभित है। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया है। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञा नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं उसका काव्य मधुर है और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। संदर्भ लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चैप्टर से है। तो क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। इसका यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अग्ल पर पर्दा पड़ना, इसका मतलब होता है मूर्ख बनना। कान भरना मतलब चुगली करना। खून खौलना मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। दाल में काला होना यानी रहस्य होना, किसी बात में गड़बड़ होना। फिर 10 नंबर प्रश्न पूछता है, आपठित गद्यांश 5 अंक का होता है। समाज में पैसे का कितना महत्व है? आंसर सारा आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। तो समाज में पैसे का अत्यधिक महत्व है। आज के समय में कुलीनता, शराफत, गुण और योग्यता को मापने की एकमात्र कसौटी पैसा ही बन गया है। जिसके पास धन है उसे ही समाज में देवता स्वरूप मानकर सम्मान दिया जाता है। इसके बाद क्या पैसे का आचरण पर कुप्रभाव भी पड़ता है? तो पैसे का आचरण पर गहरा कुप्रभाव पड़ता है। धन के लोभ ने मानवीय भावनाओं को पूरी तरह अपने बस में कर लिया है, जिसके कारण व्यक्ति का अंतःकरण, मन काला या अनैतिक होने पर भी वह केवल धन के बल पर समाज में ऊंचा स्थान पा लेता है। यहाँ तक कि साहित्य और कला जैसी पवित्र विधाएं भी धन के आगे झुकने लगी हैं। इसके बाद है कुलीनता और शराफत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कुलीनता का अर्थ है अच्छे या उच्च कुल के खानदान में जन्म लेना। सामाजिक संदर्भ में इसे मर्यादा और वंशागत प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। शराफत का अर्थ है सज्जनता, भलमानसाहत या शिष्ट व्यवहार। यह व्यक्ति के नैतिक चरित्र और दूसरों के प्रति उनके सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाता है। फिर 11 का नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। मनोज और मनोज्ञ। तो मनोज का मतलब क्या होता है? कामदेव, और मनोज्ञ मतलब होता है सुंदर। स्वर्ण और स्वर्ण, तो स्वर्ण का मतलब होता है सोना और स्वर्ण का मतलब होता है उच्च जाति का। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो अर्क का 2 अर्थ है सूर्य, रस या तांबा। जड़ का अर्थ है क्या? मूल, पेड़ का निचला हिस्सा। ठीक है, या मूर्ख कह सकते हैं, बुद्धिहीन कह सकते हैं। चपला का मतलब बिजली, चंचल स्त्री। और मधु का शहद, मकरंद, शराब या फिर मधुरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। तो जिसका कोई रक्षक ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जो नष्ट होने वाला है उसे कहते हैं नश्वर। इसके बाद है नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो ये 2 वाक्य इसमें से शुद्ध करना है। वह नदी में गया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 12 का खा और गा है रस अलंकार छंद से, तो इसका इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का यह पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।